बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उन अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, मईशत और ख़िते की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीठे इमरान खान की बहन नौरीन न्याज़ी के उस मुतनाज़ी इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने मार्का हक, पाक फौज, भारत और इसराइल से मुतल्लिक़ कई दावे किए। इन बयानात के बाद सियासी मैदान में हलचल मच गई है। हुकूमती शख्सियात ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जबकि सियासी तज्ज़ियाकारों ने भी सवाल उठाया कि ऐसे बयानात कौमी बयानिए और मुल्की मफादात पर क्या असर डाल सकते हैं। इसके बाद रुख करेंगे अवाम के सबसे बड़े मसले यानी महंगाई की जानिब, जहां पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। अवाम बढ़ते हुए अखराजात पर परेशान है। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का खदशा है, जबकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन भी करेगी। प्रोग्राम में आजाद कश्मीर की सियासत भी ज़ेर बहस आएगी, जहां इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हुकूमती क़यादत बड़े बड़े तरक्याती दावे भी कर रही है और अपोजिशन भी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए मुतहरिक है। इसी के साथ गुफ्तगू होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त से शुरू होने वाली मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक पर, उसकी हिकमत अमली, पार्टी के अंदर सामने आने वाले सवालात और उस तहरीक के मुमकिन सियासी असरात पर भी बात करेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है राना शहरियार साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। उसके साथ साथ अमजद अली खान न्याजी साहब ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। मैं अमजद अली खान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आज नौरीन खान न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है और उस बयान में सोशल मीडिया पर भी उस पर काफ़ी जिक्र हो रहा है, बल्कि काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उस बयान पर तशवीश पाई जा रही है। सर, ये जो बातें नौरीन साहिबा कर रही हैं, ये उनकी ज़ाती राय समझी जाए या फिर पार्टी की ये सोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब की तो बड़ी कैटेगोरिकली उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। और आपको याद होगा कि मार्का हक जब हुआ था तो उस वक्त खान साहब ने बिल्कुल उनकी जो ट्वीट्स थी और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो जेल से बाकायदा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे और नेशनल अखबारात में भी आई थी। और उन्होंने जो डायरेक्शंस दी थी उनके मुताबिक तो हर जगह जो है और हर सतह पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे सोशल मीडिया थी और तमाम लोगों ने उसको फ्रंट लाइन से जो है वो इंडिया को जो है कन्फ्रंट किया और उसके लिए आवाज़ उठाई। और आपको याद होगा, हमें तो वो लोग भी याद हैं जो हम इतराज़ात नहीं करते या हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन जिन्होंने एक लफ्ज़ भी मोदी के बारे में नहीं कहा। वाहिद हमारे लीडर थे जो जो मोदी का जो आरएसएस एजेंडा था जी। वो दुनिया के सामने रखा और उनके ख्यालात आज भी सारी दुनिया को मालूम है। हम आज भी कहते हैं कि जो मोदी का एजेंडा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मा मुस्लिमा के लिए जो है वो गैर मुनासिब है और वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, जिसको अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो किस सतह की सोच रखता है। ठीक, मैं राना शहरियार साहब आपसे भी इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो नौरीन खान न्याजी साहिबा ने आज एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था, और फिर ये भी कहा कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। सर, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? जी, ईमान, ये जो है इस टाइम नौरीन साहिबा का स्टेटमेंट ये अक्कासी कर रहा है इनके बानी की अच्छा। सोच की, क्योंकि उन्होंने अपने से नहीं कहा। ये इनका एक पूरा एजेंडा था कि पाकिस्तान को जिस नहज पे लेके जा रहे थे, ये तो इन्होंने अपने दिल की बात सामने रख दी और डालने की कोशिश की है हमारे उन जवानों की, उन शहोदा के ऊपर जिन्होंने सरहदों के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान की दिन रात जो है हिफाजत की और हम लोगों को पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका प्रोवाइड किया। आप ये जानती हैं कि मार्का हक जो है कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मार्का था, जिसने पाकिस्तान को उस बुलंदी पे पहुंचा दिया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की मीडिएशन का काम उन्होंने शुरू किया और आलमी ताकतों को लाके पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक टेबल पे बिठाया। वो अलहदा बात है कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो है
अपना किरदार निभाते हुए आगे जा रहा है। लेकिन ये नौरीन साहिबा ने आज इस वक़्त पे ये बयान दे के पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को जो ठेस पहुँचाई है, हमारे शोहदा, हमारी अस्करी हम्म। क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, उनके लिए एक जो है सवालिया निशान पैदा कर दिया है कि ये जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सियासी जमातें और अस्करी क़यादत कहना चाह रही थी, ये तो बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार और पाकिस्तान जो है वो स्टेटिज़्म की तरफ लेके जाए। हमारी जमात तो पहले ही कह रही थी कि ये किसी और के एजेंडे के ऊपर आए हैं और ये इनका एजेंडा जो है पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को जो है बिगाड़ और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की मुतरादिफ है। अच्छा, अब अमजद नियाज़ी साहिब, ये पीटीआई पर देखें पहले भी मुश्किलात हैं। आप नहीं समझते कि इस तरह की स्टेटमेंट्स इतने क्रूशल टाइम पर आना, एक तरफ मौलाना साहब की मुतनाज़ जो गुफ्तगू थी और जो स्टेटमेंट थी उस पर एक सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ी हुई है, ऐसे में पीटीआई की तरफ से बयान आना, सर अभी तो 9 मई के केसेस से ही आप लोगों की जान नहीं छूटी है, तो अभी इस तरह की बातचीत, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब बात भी करते हैं कि बातचीत से मामला हल करने चाहिए, फिर बीच में मुज़ाकरात की बातें भी होती हैं, तो सर आपको लगता है कि ये क्रूशल टाइम है, इसमें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए थी? ईमान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने पहले कहा कि खान साहब की जो डायरेक्शंस है वो बड़ी स्ट्रेट है और उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उस पर कारबंद है, उसको लेके चल रही है। और पहले भी हम कहते हैं कि 9 मई की जो बेनिफिशरी है ये गवर्नमेंट है, उसके लिए हम्म। हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उसके लिए कोई साफ और शफाफ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसने कोई जुर्म किया है उसको भी सजा मिले, जिसने जुर्म नहीं किया है और उसको जो है रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा बाकी आपकी समझ सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है वो पाकिस्तानियत की सोच है और हम्म। हमारी जो सोच है कि ये वतन अजीज जो है, ये मुल्क जो हमारा है और इसलिए खान साहब ने बड़ा एक जबरदस्त बयान दिया था और आज भी है, कल के लिए भी, आने वाले वक्त के लिए कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, तो इससे कोई दूसरी राय तो तो है नहीं। देखिए, आपकी अपनी अब पार्टी के इसको जो कुछ अगर रहनुमा हैं, कोट लखपत के असीरान की अगर मैं बात करूं, एनडीसी वाले जब गए उनकी मुलाकात थी, उन्होंने भी आके ये बात की कि वहां के जो असीरान है वो तारीफ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की, कि जिस तरह से मार्का हक हुआ है, पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में पॉजिटिवली उजागर हुआ है। और सर फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत भी लिखा और वो बात भी करें कि मुफाहमत होनी चाहिए, मजामत नहीं होनी चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं तो फिर वो जो लोग बातें करते हैं कि बहनें नहीं चाहती हैं कि पीटीआई के लिए कोई स्पेस मिले, कोई रिलीफ मिले, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए जाती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहनें हैं और उन भाई की तकलीफ को देख के उनको भी तकलीफ है और उनका राइट बनता है कि वो अपने भाई के लिए जद्दोजहद करे। बाकी पाकिस्तान के दिफा की बात हो, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात हो, इंटेग्रिटी की बात हो, तो उस पे तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सियासत की है न करना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को इंशाल्लाह हम ही आगे लेके चलेंगे। हम एक हम्म। प्रोग्रेसिव जमात हैं, हम तहरीर पे यकीन रखते हैं, तकरीर पे यकीन रखते हैं, आगे बढ़ने पे यकीन रखते हैं। तो सर ऐसी बातें ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर आके ही करना क्यों जरूरी होती हैं? पार्टी में कोई कंफ्यूजन भी हो, बल्कि आपकी पार्टी के खुद कुछ रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अलीमा खान साहिबा का कोई अगर इख्तिलाफ भी होता है पार्टी में, वो भी मीडिया पर आकर बता देती हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। फिर एक डिबेट छिड़ जाती है कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो सर ये क्यों जरूरी है कि इस तरह की कोई गुफ्तगू, अगर जो भी आप बात कर रहे हैं, वो मीडिया पर आकर कहना क्यों जरूरी है? ईमान, असल में ना कुछ चीजें तोड़ मोड़ के बयान की जाती है, असल हकायक या उसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई गुलामों की पार्टी नहीं है जिसमें इसमें जब खान साहब बाहर थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब अपोजिशन में थे, तब भी उनके सामने भी चीजें आती थी और वो पैसों तमीज हुआ करती थी। आपने देखा होगा उस वक्त भी, आप हम्म। अपने मीडिया में बहुत सारे क्लिप्स उठा के देख लें, मीडिया रिपोर्टिंग उठा के देख लें। ये हमें खुद मतलब उन्होंने इसको कभी बुरा नहीं मनाया था ठीक। कि आप फॉर एंड अगेंस्ट जो है गुफ्तगू कर सकते हैं, ये तो हम्म। हेल्दी डिबेट है। अच्छा, राणा साहब, 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज भी करने जा रही है, कह रहे हैं बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा। कोई प्रेशर है आप लोगों पर? जी, देखें प्रेशर क्या होगा, 9 मई भी गुज़रा, 26 नवंबर भी गुज़रा। ये इंतशार की जो सियासत करते हैं, इंतशार ना करें, अपना राइट यूज़ करें। ये हम्म। जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया कि ये एक बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी है, मैं पार्टी तो नहीं कहता, इसे जत्था कहता हूँ। हर बंदे का अपना-अपना एक ज़ाविया, अपना-अपने एक राह है। जो बंदा चाहता है, दिल करता है, उठा के करता है। आज आज का ही आप भी देख रहे हैं, नौरीन साहिबा ने
अगर ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, तो फिर नौरीन साहिबा ने क्यों ऐसी बात की है? हुँ। उन्होंने वो उस बयानिए की अक्कासी की है, जिसकी जो बुनियाद है इनके बानी ने रखी थी और उनकी जो बानी ने बुनियाद रखी है, आज उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी जो है सिमत को दुरुस्त करें। ये अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका हुआ है। इन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ें, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे। ये पाकिस्तान को एक बार फिर जो है डिरेल करने के लिए, डाउन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो हैं, वो पूरी अच्छी तरह अपना दिफ़ा करना भी जानते हैं, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। और जो लोग हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वो अपने कैफ़े किरदार को इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। ठीक है, मैं पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है राना साहब, इस पर तो मैं ज़रूर आपसे कमेंट लूँगी, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी मौक़िफ़ इस चीज़ पर लूँ। नाज़िर साहब, 5 अगस्त को क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? अगेन वो एक सिंबॉलिक सा एक दिन का एहतजाज होगा और वो केपी में ही होगा? नहीं, ईमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है कानून और आइन के दायरे में, पहले भी मैंने कहा कि इंशाल्लाह हमारा जो भी एहतजाज होगा, सेमिनार होंगे, जलसे होंगे, वो पूरे पाकिस्तान की सतह पे होंगे और अनकरीब उसका जो लाए-अमल है, वो सेंट्रल जो है, वो तमाम सूबों को और तमाम रीजन्स को बता देगा कि किस तरीके के साथ करना है। इसके लिए ऑलरेडी जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जा रही हुँ। है। इंशाअल्लाह ताला तो सर आपको ये एक तो बड़े अच्छे डिसाइड हो गया इवेंट ना, अलीमा नज़र खान आएँगे। साहिबा ने जब बाहर निकली और वो कह रही थी कि एक फैसला कुन तहरीक चलेगी, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ 1 दिन का एहतजाज होगा। ईमान, अगर आप 2022 से लेके अभी तक देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक ही का नाम है और हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं इस जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। ये तो हमारा डे वन से एक है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमहूरियत हो जिसमें सबका जो है वो अपने किरदार होना चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ सके। क्योंकि इस वक्त जो आपके इकोनॉमी के हालात जो हैं, इस वक्त आपके जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये बुरी तरह फेल हो चुकी है दोनों साइड से। अच्छा, लेकिन न्याज़ी साहब, ये भी कहा जाता है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 2 थॉट्स पाई जाती हैं, एक मज़ामत वाला ग्रुप है, एक मफ़ामत वाला ग्रुप है, और अब कहीं बातें ये भी हैं कि मज़ामत वाले जो लोग हैं वो भी बड़े कम रह गए हैं पार्टी में। कोई भी पार्टी है ना, उसके अंदर तहरीर भी होती है, तकरीर भी होती है, उसमें मज़ामत भी होती है। मज़ामत का मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कोई जैसे हथियार उठा के जंगों में चल पड़ता है। मज़ामत का मतलब यही होता है कि उसने सियासी जद्दोजहद करनी है, आइन और कानून के अंदर रह के करनी होती है। कोई उससे बालातर तो होती नहीं है। बिल्कुल दोनों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मुज़ाकरात के दरवाज़े भी खुली रखती है और मज़ामत के दरवाज़े भी हमेशा खुले रखती है, वो हमेशा मुतहरिक रहती है। यही तो ख़ासा होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, ये मुज़ाकरात का क्या स्टेटस है? बार बार आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात की ऑफर तो करते हैं, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ते। फिर कुछ मकाम पर डेडलॉक आ गया था कि पीएम के चेंबर में जो है अपोजिशन नहीं जाना चाहती, और फिर पीएम उनके चेंबर में नहीं आना चाहते, वो स्पीकर के चेंबर में नहीं जाना चाहते। सर, अब वो भी कहीं ना कहीं जो है शफकत अवान साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने कहा कि स्पीकर के चेंबर में जो है मामलात बढ़ सकते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। तो सर, कहीं ना कहीं वो तो चीज़ रिजॉल्व हो रही है, लेकिन स्टिल अभी तक मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हो पा रहे? जी, ईमान, आप जानती हैं कि हमेशा हुकूमत ने ही जो है स्टेप फॉरवर्ड किया है और कोशिश की है कि टेबल टॉक की जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल निकाला जाए। लेकिन जब भी बात जो है वो नियर टू कंप्लीशन आती थी या किसी हम्म। पॉइंट पे पहुंचने आती थी, तो ये जो लोग थे ये पीछे खुद हट जाते थे। ये इसी इसी का ही पेशखैमा है कि जो आज ये पीटीआई की लीडरशिप कह रही है। जैसे आपने फरमाया कि 2 सोच इनके अंदर फॉल करती है, मैं कहता हूँ 2 से ज़्यादा
ज़्यादा सोच फॉल करती है। अभी आप ये देख लें, जो 5 हाँ, अगस्त को ये एहतजाज की कॉल का कह रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि कॉल जो है स्ट्रीट मूवमेंट करें, कोई कह रहा है जलसा करें, कोई कह रहा है कि लेकिन अभी से राणा डिले साहब करें। आप जो ये कह रहे हैं लेकिन कि आप गवर्नमेंट हमेशा स्टेप फॉरवर्ड करती है, तो सर एक स्टेप और आप बढ़ा लें, उनकी मुलाकात करा दें आप पे, वो जो जी, इल्ज़ाम जी, आता है कि आप जी, लोग बेइख्तियार हैं, वो भी खत्म हो मुलाकात किसने जाएगा रोका है? और अच्छा एक सीबीएम मुलाकात भी बन किसने जाएगा। रोका है? ईमान, इन्हें मुलाकात से किसने रोका है? जब इनकी बहन को कहा था कि जाके मुलाकात कर लें, तो ये अपने करने लग पड़े थे इफ एंड बट। इफ एंड बट नहीं होता चीज़ों के अंदर। जब इन्हें इजाज़त दे दी, तो जाके मिल लेते उस टाइम। ये खुद नहीं गए, अपनी चॉइस के ऊपर नहीं गए। इनकी बहनें तो कभी भी नहीं चाहती कि बानी जो है वो बाहर आएँ। आज के बयान से ही आप देख लें, अगस्त चार ने कि जो इन्होंने हालात किए हैं और पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मेरे जो साथी इधर बैठे हैं, नियाज़ी साहब, ये कह रहे हैं कि हम लोग 22 से लेके अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस टाइम रूल ऑफ लॉ कहा था कि जब इन्होंने 2018 और 2019 में अपनी असेंबली में आके अपनी हुकूमत में रहते हुए जो है उस वक़्त की अपोज़िशन के लीडरान के साथ जो कुछ किया था, वो उनको याद नहीं है? राणा सनाउल्लाह साहब 1 जुलाई को अपने घर से निकले तो उनको लाहौर में इंटरसेप्ट करके 20 किलो हेरोइन उनके ऊपर डाली गई। तो उस टाइम इन्हें याद नहीं था, जो परस्यू करने आता था, उसे कत्ल के मुकदमे में डाल देते थे। हमारे लीडर को जो जेल के अंदर पाबंद सलासिल, उसकी बेटी को जो है उसके सामने से निहत्थी को उठा के लेके चले जाते थे। मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब को अरेस्ट किया, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज को अरेस्ट किया, तो उस टाइम इन्हें रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आया। अब इन्हें नज़र आ रहा है, बात कर रहे हैं कि जी इस टाइम जो है पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह गवर्नमेंट फेलियर हो चुकी हुई है। 2017 के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ही आईएमएफ को खैरबाद कहा था और इन्हीं की गवर्नमेंट में है जब दोबारा फिर आईएमएफ को हमारे ऊपर हुँ। मुसल्लत किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें खुद देखना चाहिए, पहले अपने गिरेबान के अंदर देखना चाहिए कि हमें इस चुंगल के अंदर फँसाया किसने है। अगर पाकिस्तान 2017 में जिस तरह फरमान कर रहा था और ये लोग हम पे मुसल्लत ना किए जाते, तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होने थे। नो डाउट अब सख्त वक़्त है, मशरिक़ वस्ता की जंग चल रही है ठीक। और हम लोग जो हैं उसकी ज़द के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए उस इन्हें पर भी चाहिए कि बात हमारे साथ करेंगे। खड़े हों, ये मैं इंतशार की तरफ आ रहे आपका हैं। जो पॉइंट है ना उस पर रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। नाज़ी साहब, ये जो राणा साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को तो मुलाकातों के लिए किसी ने मना नहीं किया, बहन को ऑफर थी मुलाकात की, आप लोग खुद नहीं मिल रहे, ये क्लैरिफाई कर दें। आप खुद मियाँ शहबाज शरीफ का जो बयान अदालत में उन्होंने दिया है, तो उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने आ गई है और मुख्तलिफ बयानात उठा के देख लें कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे। तो इनका ये कहना कि जी हमने तो इजाज़त दी है, कहाँ इजाज़त दी है? इजाज़त दी होती तो आज जो है वो वकला भी मिल रहे थे, लीडरशिप भी मिल हुँ। रही थी, बहनें फैमिलीज़ भी मिल रही होती। तो किसको आपने देखा होगा लास्ट मंगल को भी जो है वो हमारी 2 बहनें बैठी रही हैं, शाम रात तक बैठी रही हैं, उनको किसने मिलने दिया है? ये सारी हवा में ये स्पेकुलेशन जो है वो करते हैं ताकि लोगों के ज़हनों को जो है ना वो मतलब डिस्टर्ब किया जाए। अदरवाइज़ इनका एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह है कि किसी सूरत में भी खान साहब की जो मैं समझता हूँ आइसोलेशन है वो इसको ख़त्म ही नहीं करना चाहते और कभी भी तारीख में किसी लीडरशिप के साथ ऐसे नहीं हो कि उसकी फैमिली को भी और उसको भी जो है वो इतना आइसोलेशन में रखा हो कि हमेशा मुलाकातें मुश्किल से मुश्किल दौर में भी इनकी लीडरशिप तो वहाँ खाबे और खाने चलते रहते थे और एक हर रोज की 100 से 200 लोग जो है वो जेलों में मिलते थे। आपको याद हम होगा देसी मुर्गे नहीं और जब खाते। इलाज की देसी मुर्गे आपकी अच्छा लीडरशिप वो खा भी रही है। खाते थे, आप खाबे खाते थे, देसी मुर्गे नहीं खाते थे। आप उसके अलावा जो है जब इनको ज़रूरत महसूस हुई तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी और ये इलाज की गर्ज से जब गए थे और जैसे ही जहाज़ में सवार हुए तो 3 साल तो वापस ही नहीं आए। हुँ। अच्छा राणा साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई भी मसला नहीं है मुलाकातों का और पहले भी बहन को इजाज़त थी, वो खुद नहीं मिलना चाह रहे। सर इस मंगल को भी किसी बहन की मुलाकात नहीं हुई। आप ये श्योरिटी देते हैं कि जो अभी कमिंग ट्यूसडे है उसमें अगर कोई बहन जाएगी तो आप चले स्क्रीन पर ये श्योरिटी दे दें कि उनकी मुलाकात हो जाएगी? जी ईमान, शॉर्टी की बात नहीं है, बात ये है कि ये इफ एंड बट से बाहर निकले ना, जब इनकी एक चलें बहन को अगर वो इजाज़त निकल दी गई जाते थी, वो हैं, क्यों किसी नहीं एक बहन गई? का नाम सामने ले हाँ, आते तो हैं कि फिर वो वाली उनकी बहन जी, जाएगी, तो बिल्कुल। हो जाएगी मुलाकात उनकी? ये अपने रवैये तब्दील करें तो इंशाल्लाह इनके मामलात बहुत सर ठीक आप हो लोगों की जाएँगे। एक और डिमांड भी थी ना कि उनका ट्विटर खामोश हो जाए और अगर मुलाकात करते हैं तो बाहर आके कोई गुफ्तगू ना करें। फिर बुशरा बीबी की एग्जांपल है कि उनकी बहन जब भी मुलाकात करने गई है मरीम नहीं, ये रियाज हमने भट्टो तो कभी साहिबा, नहीं कहा। उन्होंने कोई स्टेटमेंट बाहर आके नहीं दी। सर ये हमने तो नून कभी लीग नहीं के कहा कि वुज़रा इनका कहते रहे ट्विटर हैं, बंद बल्कि किया राना जाए। सनाउल्लाह साहब कहते रहे जी, हैं कि इनको अपना ट्विटर जी, खामोश करना बिल्कुल। चाहिए।
वो कह रहे थे कि अपने ट्विटर के ऊपर जो है सही मामलात को वो सर करके लाइक एक प्रेस जो कॉन्फ्रेंस भी सही हुई ट्वीट थी करें। आजम नजीर तारड़ साहब जी, जी, की, मुझे याद है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो इंतशारी वो बयानात देते थे ट्विटर के ऊपर, वो कह रहे थे उससे इज्तनाब करें और जो है जो सही सिमत में चलें तो इनके मामला ठीक हो जाएँगे। ये जो आप ट्वीट इनके पढ़ के देख लें माज़ी के अंदर, किस तरह वो इंतशार फैलाने के लिए माशरे के अंदर जो अपना किरदार अदा कर रहे लेकिन थे। सर तो समझ जो का तो वुज़रा तब ने पता जो चलेगा बात ना की, जब राना सनाउल्लाह मुलाकात साहब होगी, ने फिर हमें बात की, पता चलेगा कि उन्होंने उनकी इसके सम ऊपर ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो जब मुलाकात होती थी आप जानती हैं तो उस टाइम उन्हें यही ऑर्डर मिलते थे कि 26 नवंबर कर दें, जलाओ-घराओ कर दें। तो उस टाइम तो ये ऑर्डर मिलते थे। जब उनकी मुलाकातें हो रही थी, तो उस अच्छा। टाइम कह रहे थे कि एक-दूसरे के गिरेबान पकड़ें और पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट लेके आएँ। तो ये तो किसी किस्म के ऊपर ये जो है ये मानते ही नहीं है चीज़ों को। ये सिर्फ़ ये कहते हैं कि नहीं जी हमने जो है हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इस तरह नहीं चलता। हुँ। पाकिस्तान का वजूद जो है वो सिर्फ़ हम सबको लेके जा रहा है। ये शख्सियत परस्ती से बाहर निकलें, अपनी सिमत को दुरुस्त करें और ये फिर देखें कि इंशाल्लाह ये एक सियासी जमात बन के फिरें, ये जत्था बन के ना फिरें। ये जब जत्था बन के रियासत के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम फिर उनको ये सारी चीज़ें जो रिवर्ट बैक इनके ठीक। ऊपर होती हैं, ये राणा अपने साहब, रवैये तब्दील करें। दूसरी तरफ जो है पेट्रोल की प्राइसेस पर भी मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी। सर पेट्रोल का जो अब ऐलान हुआ है कि अब डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइसेस रिव्यू करेगा ओगरा, और ये तो सर डायरेक्ट बोझ फिर अगेन अवाम पर जाएगा। और अगर सब कुछ ओगरा नहीं करना है तो सर इतनी सारी वजारतों पर जो वुजरा बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, और वो वजारतों का फिर क्या काम रह जाता है? जी देखें, एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है ओगरा, जो सारी इन चीज़ों को अब से नहीं पहले से ही मॉनिटर करती आ रही है। तो उसकी पॉलिसी है वो जो है कैबिनेट डिवीज़न जो उसे देखती है और उसको रेगुलेट करती है। हम्म। तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने परसों जब एक कल एक टॉक की है, तो उन्होंने पूरी बात खुल के कर दी है कि जो हम लोग ये मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से डेली बेसिस के ऊपर जो फ्लक्चुएशन आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करेगी और जो रिलीफ होगा वो पास ऑन किया जाएगा अवाम को। अच्छा तो सर प्राइसेस तो चले ओगरा डिसाइड करेगा, टैक्सेस कितने लगने हैं, लेवी कितनी बढ़ाई जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा फिर? जी देखें, लेवी की जहाँ तक बात है ना जी, ये सारी चीज़ें पहले डिफाइन कर दी गई हैं, लेकिन इस टाइम मुश्किल वक़्त है। पाकिस्तान का जो फेडरेशन है वो इस टाइम काफ़ी मुश्किल वक़्त से गुज़र रही है और लेवी के से जो जितनी भी इस टाइम अमाउंट आ रही है, वो सारी जो है हुकूमत वक़्त जो है अवाम के फलाह बहबूद के लिए लगा रही है और कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को भी जो है ईज़ आउट किया जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों के अंदर चीज़ें फ़ार बेटर होंगी और चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह अवाम को पास ऑन होंगी। ठीक है, मैं न्याजी साहब ये तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर डाल देते हैं नून लीग के सारे रहनुमा। जितनी भी इससे कबल भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने यही कहा कि पीटीआई जो है उसने मुआहदा नहीं किया था 2022 में, उसके खिलाफ वर्जी की आईएमएफ मुआहदे की, इसलिए मुल्क के ये हालात हैं। और उनका जो किया था, उनके गड्ढे खोदे गए थे जो अभी तक हम जो है वो भर नहीं पा रहे हैं। सर अभी जैसे राना साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा 2017 तक मुल्क बहुत अच्छे तरक्की कर रहा था, लेकिन फिर आप लोगों का दौरा हुकूमत आ गया और सब कुछ इतना खराब हुआ है कि आज 4 साल होने को है इस हुकूमत से ठीक नहीं हो रहा। सर इतनी क्या खराबी आप लोग कर गए हैं कि जो ठीक नहीं हो रही? ईमान 2022 से लेके 2026 हो गया है। आप खुद अंदाजा करें कि हमारी ग्रोथ रेट 6% पे थी, ये 2.5 पे चल रहे हैं। अब ये डेली बेसिस पे बिलियंस बिलियंस रुपीस डेली जो है बारो कर रहे हैं, और हमने जो कर्जे थे वो कितने बारो किए थे। उसके अलावा खुद लास्ट ईयर जो है आईएमएफ ने एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसको ठीक। आईएसएफ ने और खुद जो है फाइनेंस डिवीजन ने उसको इंडोर्स भी किया था कि इस मुल्क की अशराफिया 5,300 अरब रुपया जो है वो लीकेज हो रहा है, लले तललों में जा रहा है। और इनकी प्रायोरिटीज क्या है मुझे बताएं। गाड़ियां हैं, जहाज हैं, अपने शाहाना अखराजात हैं, दौरे हैं, उससे हासिल पाकिस्तान को क्या हुआ है ये मुझे हम्म। बता दें। अगर इन लेवी जो गरीब लोगों पे, एक रेडी वाला है या एक मोटरसाइकिल वाला है, इस वक्त पाकिस्तान की जो 13 साढ़े 13 करोड़ आबादी है जो खतर गुर्बत से नीचे चली गई है, लोग जो है वो भूख से, नंग से, बिजली के बिलों से जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक। इन्होंने किया क्या है अब हम्म। अभी तक? 5 सालों में इन्होंने मतलब सिवाय अपने लिए करने के, बड़ी बड़ी मर्सिडीज आ रही हैं, बीएमडब्ल्यूज आ रही हैं करोड़ों रुपए की, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? कोई इदारा ठीक किया है? कोई मुल्क के आम लोगों की हालत को बेहतर किया? आज महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। आज बेरोजगारी जो है वो
कहाँ से कहाँ पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगे ठीक। बेरोजगारी है, किसानों की हालत बुरी है। मुझे बता दें कोई एक सेक्टर आज गंदम नहीं है, आज आटा नहीं है, आज लोगों को जो है वो क्या मिल रहा है, मुझे ये बता दें। वैसे इसका जवाब तो राणा साहब भी बहुत बेहतर दे सकते हैं। राणा साहब, पेट्रोल पंप एसोसिएशन और कंपनीज का बड़ा बुरा रिएक्शन आया है इस फैसले के बाद, और कैसे टैकल करेंगे उनको ये जो रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हम अगर ये फैसला आप लोगों ने वापस ना लिया तो फिर वो एहतजाज भी करेंगे, स्ट्राइक होगी, तो फिर अगेन अवाम के लिए मसला होगा इससे भी। जी, ये मीटिंग कॉल कर ली गई है, एक आधे दिन के अंदर इनके साथ मीटिंग करके मैटर्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छा ये इंशाल्लाह इसको हल किया जाएगा। सर, ये बाकी नियाज़ी साहब जो बात कर रहे जी थे, मुझे तो लग रहा था कि मुझे केपीके की रूह दास सुना रहे हैं। ये इन्हें याद होगा 2022 में जब एक आईनी तरीके के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लह शुदा गवर्नमेंट थी उसको हम लोगों ने वापस लिया था, तो उस टाइम कहा जा रहा था खुदा ना खासा पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने तो अपना पॉलिटिकल एसेट जो स्टेक पे लगा के पाकिस्तान को बचाया है। चले सर, तो तब तो अब खबरें ये कम थी से कि कम ये तो दिवालिया होने चीज़ जा है रहे ना हैं, जी। लेकिन अब तो कुछ माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ आप लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। वो हमारे माशियात होंगे वो पीटीआई के होंगे, लेकिन आपके सामने है जो हालात चल रहे हैं बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मशरक़ वस्ता की जंग की अच्छा, वजह से ये मतलब आप एक ये कह रहे हार्ड हैं कि टाइम है, पीटीआई ने भी ये कोई मारी कोशिश कर रहे हैं। माशियात रखे हुए हैं सर, मतलब वो फैक्ट्स पे बात नहीं जी, करते। बिल्कुल रखे हुए इन्होंने माहिर माशियात रखे हुए हैं और जो एक स्पेकुलेशन और जो ये फैला रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही जंग किसी नतीजे को पहुंचेगी तो इसके हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि जो ये जंग की वजह से हम लोग डेवलपिंग कंट्री है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर आ रहा है। उससे पहले ऐसा ना था, पहले जो चीजें हैं वो सेटल हो रही थी और चीजें सेटल होते हुए लोगों को इसका जो रिलीफ दिया जा रहा था, लेकिन हम्म अनफॉर्चुनेटली अब हालात ऐसे हो गए हैं। सर, ये गवर्नमेंट अपनी जो बकरी में रहते पीपल्स हुए पार्टी ये कोशिश तो कहती है करेंगे आप जितना लोगों की ज्यादा हम लोग इत्तेहादी दिया जा जमात है, सकता राणा है। साहब, पीपल्स पार्टी आप लोगों की इत्तेहादी जमात है, इसको तो आप चले मानते हैं ना। वो भी ये सवाल उठा रहे थे कि जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आप लोगों ने लगाई है, इसका ऑडिट होना चाहिए कि ये कहाँ पर लग रही है, लाइक उसमें इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो लग कहाँ रहा है, ये भी तो बताएं फिर आवाम को। जी, बिल्कुल, ये एक जो हमारे जो वुज़रा हैं वो प्रेस टॉक करेंगे और उसके ऊपर सारी जो डिटेल है वो अच्छा अवाम के सामने लेके आएँगे, ताकि ये जो भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको भी दूर किया जाए इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे सर दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में भी एक कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में शॉर्ट सा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एक तो ये बताइएगा कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे 27 जुलाई को, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल कुछ लग नहीं रही है, और राना तनवीर इलियास पर जो अटैक हुआ और उसके बाद नईर हुसैन बुखारी साहब भी ये कह रहे थे कि सिचुएशन लग नहीं रही है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, ये क्लैरिफाई कीजिएगा। और दूसरा सर, नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर जो है नून लीग जीतेगी, गालिबन 17-18 सीटों का वो कह रहे थे। जी, मैं खुद इस इलेक्शन का पार्ट एंड पार्षल हूँ और मुज़फ्फराबाद से मैं आज सुबह ही वापस आया हूँ। अच्छा, तो लोगों के अंदर जोश-ओ-खरोश है और वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। जहाँ तक पूरा बात है कि कश्मीर खुला हुआ इलेक्शन है सर, होगा। आप कह रहे हैं जी, आप होकर देखें आए हैं। पूरा कश्मीर मैं पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं मुज़फ्फराबाद डिवीज़न मेरे ज़िम्मे है, मैं वहाँ से होके आया हूँ। अच्छा, हाँ, किसी एक 1-2 इलाका के अंदर रावला कोट के अंदर 1-2 इश्यूज़ हैं, उसको गवर्नमेंट टेक अप कर रही है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज़ जो हैं, वो भी इसे देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहा है, सारी दुनिया देखेगी। हाँ, ठीक है, वहाँ पे 2 सोच हैं, कुछ हमारा नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी है। तो इंशाल्लाह जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा नैरेटिव और अच्छे इलेक्शन को जो है कैंपेन करेगी, तो इंशाल्लाह वो विन करेगी। अच्छा, न्याज़ी साहब, मैं भी लास्ट में आपसे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ही कमेंट लेना चाहूँगी। आप लोगों ने तो चले इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर दिया है सर, ये नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट होकर कह रही है कि 19 सीटें जो है वो नून लीग जीतेगी, ये सब पहले से कैसे पता चल जाता है? ये 33 सीटों का भी कह सकते हैं कि हम जीत गए हैं। इनका क्या है, इनके पास जो मैंडेट है अभी, वो इनके पास कितनी सीटें थी जो अभी 2024 के इलेक्शन थे, तो इनको बिल्कुल ये प्रेडिक्शंस क्या, ये अभी हलफनामे भी दाखिल करा सकते हैं कि हमारे पास सीटें हैं। अच्छा, तो बात जो है यही तो हम कह रहे हैं कि आज जो कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी है, समाजी है या आईनी है, मिल बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है उसका एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जी, और कश्मीर हमारी शागराग है हम्म और फ्रंट लाइन है हमारी, और इसके लिए बहुत अहमियत है। हमको उसके मुतालिक सोच समझ के कोई भी फैसले अफ़ाम तफ़हीम से होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याज़ी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इसके साथ अनाज शहरियार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा असर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब पेट्रोल की प्राइसेस पर भी बात करेंगे। एक जानिब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि पेट्रोल का बहरान हो सकता है, 15 दिन के रिजर्व्स बाकी हैं, और फिर वहीं पर हुकूमत ने नया फार्मूला तय किया है कि अब डेली बेसिस पे ओगरा कीमतों का तयन भी करेगी। ये फैसला आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और कंपनीज पर इस पर एतराज़ात उठा रही हैं, इसी पर बात करने के लिए खालिद मुस्तफ़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, हुकूमत ने ये जो नया फार्मूला निकाला है कि ओगरा अब डेली बेसिस पर प्राइसेस का तयन करेगी, सर क्या समझते हैं ये कितना दुरुस्त फैसला है, कैसे टाइम में जहां पर आवाम पर ऑलरेडी बड़ा बोझ है? जी, ये देखेंगे, ये एक लैंड मार्क एक ये डिसीजन है गवर्नमेंट का। उसकी मेन वजह ये है कि जब भी हम वीकली बेसिस पे करते थे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या उससे पहले हम मंथली बेसिस पे किया करते थे, तो फिर जब पता चलता था तो होर्डिंग हुआ करती थी, बहुत ज्यादा होर्डिंग होती थी, स्पेकुलेशंस होती थी कि जी इन्वेंट्री गेन्स हो गए हैं, इन्वेंट्री लॉसेस हो गए हैं, इन्वेंट्री गेन्स, रिफाइनरीज ने बड़ा पैसा बना दिया, ये हुआ वो हुआ। तो लोग जो थे वो उन्हें पता होता था कि जी अब प्राइसेस चूंकि बढ़नी है, तो वो होर्डिंग करते थे और उससे बड़ा इल गॉटन, जो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग करते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता है कि हर रोज जो है प्राइस चेंज हो सकती है, नो चेंज भी हो सकती है, यानी कि और ऊपर नीचे हो सकती है। जो भी फार्मूला होगा 7 दिन का, पिछले 7 दिन का जो वर्किंग डेज का जो फ्लैट का जो फार्मूला होगा, जो हर रोज आगरा जो है अपने वर्किंग डेज पे वो यानी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा दिया करेगी। तो उसके मुताबिक जो है फ्लक्चुएशन जो भी हो रही होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, और जो पिछले 7 दिन में वर्किंग डेज में हो रही होंगी, उसके मुताबिक हर रोज चेंजेस आ रही होंगी प्राइसेस में, या नो चेंज भी हो सकती है। तो उसकी वजह से किसी के पास ये मार्जिन नहीं होगा कि अगर पेट्रोल पंप वाला है उसने अगर अपना कोई जखीरा रखा हुआ है तो वो नहीं रखेगा। इसी तरीके से OMC जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो भी जखीरा नहीं कर सकेंगी, होर्डिंग नहीं कर सकेंगी। इसी तरीके से जो रिफाइनरीज का जो हम काफी हद तक जो पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि इनको बड़ा इन्वेंट्री गेन्स हुए हैं या इन्वेंट्री लॉसेस हुए हैं, तो वो भी इशू जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा इससे। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें से गवर्नमेंट निकल आई है। अब गवर्नमेंट ने जो फार्मूला बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का बस अपने जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से उनका एक ताल्लुक है और वो डिसाइड हो चुका हुआ है कि इतने कस्टम ड्यूटी हमने 15 रुपए। लेकिन सर ज्यादा बोझ तो खालिद साहब टैक्सेस का ही नजर आ रहा है ना, कि अगर आप एक्स रिफाइनरी प्राइस की बात करें तो पेट्रोल 207.69 रुपए फी लीटर है सर। उस पर मजीद ये जो ऊपर की सारी कमाई है वो तो लेवी की मद में हो रही है, टैक्सेस इतने ज्यादा है। जी, वो तो गवर्नमेंट का है ना जी, वो तो गवर्नमेंट का जो फार्मूला है वो तो उन्होंने लेना ही लेना है, क्योंकि हमने IMF के साथ ये टारगेट जो है 1.8 ट्रिलियन का उनके साथ इस जो ऑन गोइंग ये जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमने कलेक्ट करना है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी प्लस कार्बन लेवी है, तो ये हमने करना ही करना है। लिहाजा ये तो पार्ट एंड पार्सल रहेगा जो फार्मूला है उसका, प्राइसिंग फार्मूले का। अच्छा, जो फ्लक्चुएशन आ रही होगी वो पास ऑन की जाएगी। अगर कमी आ रही है तो कमी पास ऑन कर दी जाएगी डे टू डे बेसिस पे। अगर ज्यादा यानी कि कीमत बढ़ रही है तो वो भी पास ऑन कर दी जाएगी। उससे ये होगा कि कोई रिस्क नहीं ले पाएगा, किसी को होर्डिंग का कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैंने होर्डिंग करनी है। तो उससे, और ये जो है ना दूसरा, ये पैनिक क्रिएट नहीं होगा मार्केट में कि जी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं लिहाजा हम होर्डिंग कर लेते हैं, पैसे बना लेंगे, वो तो बिल्कुल सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन सर इसमें फिर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ये एतराज उठा रही है, कंपनीज ये एतराज उठा रही हैं कि वो अगर कोई स्टॉक आज खरीदते हैं कल उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो वो कह रहे हैं हमें नुकसान होगा। नहीं, वो होता ये है कि ये इन्वेंट्री, ये लॉस है ना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हो सकता है कि 2 दिन बाद वो कीमत बढ़ जाए, लेकिन उनके पास मार्जिन नहीं रहेगा कि जो वो यानी कि इलीगल मनी बनाते थे कि जी हम होर्डिंग कर लेंगे क्योंकि अब कीमतें बढ़ने वाली हैं। उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रही होंगी कीमतें, तो लिहाजा उनके पास ये कुशन नहीं रहेगा कि वो होर्डिंग कर सके। वो जब वो होर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर वो शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। जब शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी तो पैनिक जो होगा ना वो मार्केट में नहीं होगा कि जी मैं आज ही जाऊं अपनी टैंकी फिल करवा लूं, मुझे नहीं पता कल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब पेट्रोल पंप वाले को ये पता ही नहीं होगा कि सुबह कीमत ये चेंज हो जानी है, कम हो जानी है, तो उसके पास जो होल्ड करने का मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
तो खालिद साहब, ये जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन वाले कह रहे हैं, ओनर्स एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे अगर हुकूमत ने ये फैसला वापस ना लिया तो हम तो नहीं करेंगे सप्लाई, तो सर ये अगेन अवाम के लिए मसला होगा, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और सर फिर हुकूमत मना पाएगी इनको, फार्मूला क्या है गवर्नमेंट के पास इनको देने के लिए? नहीं एक्चुअली होता यह है कि जो इन्फ्लेशन के मुताबिक जो इनका डीलर्स कमीशन होता है वो चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये ऑगरा करेगी अभी भी जो है ना, ये जो अभी जो डे टू डे बेसिस पे अभी जो आगरा जो है वो प्राइसेस को डिटरमिन किया करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आगरा जो है ये इट इज रन बाय द कैबिनेट डिवीजन, और कैबिनेट डिवीजन जो है वो गवर्नमेंट का अदारा है। अच्छा, इसका मतलब है रेगुलेशन अब भी गवर्नमेंट की रहेगी, यानी जब आगरा रेगुलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि डी रेगुलेशन नहीं हुई। लेकिन ये जो स्टेप है इट इज अ माइलस्टोन के ये ट्रांजिशन जो होगी बड़ी तेजी के साथ, नेक्स्ट जो स्टेप है डी रेगुलेशन हो जाएगी। तो जब डी रेगुलेशन हो जाएगी तो फिर आगरा का सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, वो ये है कि उसने स्टॉक्स देखने हैं मेंटेन हुए कि नहीं हुए, कार्टलाइजेशन तो नहीं हो रही, ये चीजें वो देखा करेगा। वो फिर प्राइस भी डिटरमिन नहीं किया करेगा जब डी रेगुलेशन हो जाएगी। तो ये डी रेगुलेशन की तरफ जाने का एक पहला कदम है ये। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जी हाँ, तो ये आने वाले दिनों में ये तमाम प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास जो HOBC है वो डी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है इस वक्त, उसको आगरा जो है वो बिल्कुल डिटरमिन नहीं करती। तो इसी तरीके से अगर पेट्रोल और डीजल भी डी रेगुलेटेड हो जाते हैं तो उसके लिए ये है कि फिर आगरा का जो मसल है वो बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग वहाँ पे होने चाहिए ताकि कोई कार्टर ना बने, ताकि कोई होर्डिंग ना कर सके। तो इस पे उनको नजर रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ताकि स्टॉक्स, उनका काम है ये है कि वो स्टॉक्स पूरे मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं 25 या 26 दिन के, तो जो लाइसेंस के मुताबिक जो उन्होंने स्टॉक मेंटेन रखने। तो फिर आगरा का काम इतना ज्यादा नहीं रह जाएगा जब डी रेगुलेशन की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन अभी इस फेज में जो हर रोज जो हम कीमतें जो है वो बताएगा, तो उससे ये होगा कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ये खत्म हो जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कोई भी बंदा जो है ना वो रिस्क नहीं लेगा, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि फिर पैनिक लाइक सिचुएशन कभी भी मार्केट में नहीं होगी। लोगों को पता होगा कि यार अब ये चूंकि पेट्रोल पंप वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकता, ये होर्डिंग नहीं कर सकता, तो इसने देना ही देना है। देखिए ना, जब पता चलता है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो ये पेट्रोल पंप वाले अपना प्रोडक्ट देना बेचना बंद। खालिद मुस्तफा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें हुमायूं खान, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का ये जो फैसला सामने आया कि अब डेली बेसिस पर ओगरा कीमतों का तयन करेगी, इस पर आप लोग काफी एतराज उठा रहे हैं। सर, आप लोगों के सबसे पहले ये बताएं कि एतराज क्या है हुकूमत से? देखो, सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम अंडर जो है ना OMC लीज एग्रीमेंट और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे हैं। इख्तियार उसके पास है, इंपोर्ट उसके पास है, डेपो उसके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब OMC की मर्जी होगी कि जिस दिन जो है ना प्रोडक्ट महंगा होगा उस वक्त ये हमें देगा नहीं, और जिस दिन सस्ता होगा वो कहेगा कि प्रोडक्ट उठाओ। तो हम ये कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम मुसलसल अपने पेट्रोल पर जो है ना पेट्रोल और डीजल को जो है ना लोगों को मुहैया कर सके। फिर डे बाई डे हम कैसे रेट को चेंज करेंगे, रात को 12 बजे चेंज होगा, तो ये हमारे लिए एक नया अजाब पैदा हो गया, और वहाँ पे कस्टमर आएंगे, रोज जो है ना लड़ाई झगड़ा होगा। तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? हुमायूं साहब, मुझे ये भी कंफर्म करें कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल के रिजर्व्स कम रह गए, सर इस वक्त आप लोगों के पास कितने रिजर्व्स हैं? देखो, हुकूमत तो गलत कह रही है। 9 से 10 दिन का जो है ना इनके पास कोटा है। हमारे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, हुकूमत तो कहता है कि वाफर मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे इलाके में 45 से 55% पेट्रोल पंप जो है ना वो बंद है। और कौन सी OMC हैं? मतलब देखो, गलत बयानी, झूठ बोलने से तो मुल्क नहीं चलता। तो ये समझ नहीं आ रहा से क्यों कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि पेट्रोल पंप के सख्ती से जो है ना निपटा जाए, फिर पेट्रोल पंपों पे जाते हैं, हमें पेट्रोल डीजल मिलेगा तो हम बेचेंगे कैसे? नहीं, हमें उसमें मिलता क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमने पेट्रोल पंप बनाए इसलिए, बेचने के लिए बनाया हुआ है। और दूसरी बात है कि जो होर्डिंग की बात कर रहा है, मैं तो आपको सबूत पेश कर सकता हूँ कि कंपनियां होर्डिंग कर रही हैं, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं होता।
डेपो उसके पास है, इंपोर्ट उसके पास है, प्रोडक्ट उसके पास है, बल्क में वो काम करते हैं। हमें क्या होगा? हमें तो उसके कंट्रोल से जो उसे हमें मिलेगा उसके कंट्रोल में है। या हमारे पास डिपो हो या इंपोर्ट हो तो फिर तो ये बात कर सकते हैं। हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं होता, कंपनी हमें दे नहीं रही होती। अच्छा, हुमायूं साहब, इससे कबल खालिद मुस्तफ़ा साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये बिजनेस का पार्ट होता है ना, जो आप ये कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों को अगर नुकसान हो सकता है, तो सर अगर पहले 1 वीक पे डिसाइड होती थी प्राइसेस, तो तब अगर आप लोग 1 वीक का अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक अगर आप लोग रख लें और अगले वीक वो प्राइसेस गिर जाए, तो तब भी तो नुकसान होता है सर। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये जो 1 वीक था हम तो इसके खिलाफ थे कि 1 वीक भी गलत है। अच्छा, उस पर भी हम मैनेज नहीं कर सकते थे, तो हम तो 1 वीक के भी खिलाफ थे। ये कम से कम जो है ना 1 महीना नहीं तो मिनिमम जो है ना ये 15 दिन का जो है ना वो होना चाहिए। अब ये तो हम मैनेज ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बताता हूँ कि देखो ये है डीरेगुलेशन की एक शक्ल है। जो रिफाइनरी और ओएमसी कह रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, वो तो गवर्नमेंट के तरफ से आजाद हो गया। ये आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि ओगरा भी मौजूद है और डे बाई डे भी उसने कर दिया, रेट भी किसने मुकर्रर करना, इंटरनेशनल मार्केट के साथ रेट भी जोड़ दिया। और ये कैसा है, क्या काम है? मतलब देखो ना, या तो डीरेगुलेशन मुकम्मल हमें भी आजाद कर दें। बदकिस्मती ये है कि अमेरिका में जो काम हो रहा है उस मॉडल पे अगर काम करना चाहते हैं तो ओएमसी अपने तमाम जो पेट्रोल पंप है वो अपने पैसों से तामीर करेंगे। इस वक्त 95% जो पेट्रोल पंप है वो हमारे पेट्रोल पंप मालकान के पैसों से तामीर शुदा है, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये तो हम रुल जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। हमारे पास तो पेट्रोल और डीजल या तो डायरेक्ट हमें रिफाइनरी से खरीदने का दें, ओएमसी के साथ सिर्फ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हो, और जैसे अमेरिका में वो कहता है कि 6% से कम पे आप तेल बेच ही नहीं सकते। अच्छा, ताकि किसी और के बिजनेस को जो है ना आप डैमेज ना कर सके, कोई मुकाबला ना हो सके, इससे ऊपर आप भेज सकते हैं। यहाँ पे तो आवे का हवा ही बिगड़ा है। यहाँ पे तो हमारा कमीशन कितना है? सबसे पहले तो ये पूछे कि क्या जो कमीशन हमें मिल रहा है इस पे जो है पेट्रोल पंप बंदा चला सकता है कि नहीं चला सकता, ये कैलकुलेशन करके बता दे कि हमारा पेट्रोल पर सर आप लोगों को डीलर मार्जिन तो 8.64 रुपए मिल रहा है अभी। आप कितना चाह रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी, इस पर कितना मजीद बढ़ना चाहिए? करता है आज 1 रुपए 60 पैसे के करीब जो है ना टैक्स कट जाता है। 1 रुपए 20 पैसे जो है ना फ्रेंचाइज फीस कंपनी ले लेता है, और जो बैंक कार्ड पे जो चार्जेस हुए 2-2.5 रुपए वो चला जाता है। आपके पास कितना रह गया? आपके पास जो है ना 4 रुपए भी नहीं रहता। और महंगाई ये 4-5 साल पहले की बात है ना, 4-5 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। आप इन्फ्लेशन रेट को देखें ना, साल साल क्या हो गया। इससे पहले तो ये पूछो कि हमारा 1 लीटर के ऊपर ऑपरेशनल कास्ट कितना है, एक पेट्रोल पंप की सेल कितनी होनी चाहिए जो वो सरवाइव कर सकता है। इनसे तो पूछो ना, ये तो सारा अंधेर नगरी है, इन्होंने गलत सारा सिस्टम किया है। ठीक है, खालिद मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, हुमायूं साहब जो एतराजात उठा रहे हैं कितने दुरुस्त है सर? ये देखें जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि इनको ना अभी उन्होंने लूप में नहीं लिया, गवर्नमेंट ने उनको लेना चाहिए था। और सर गवर्नमेंट कह रही है, अभी राना शहरियार साहब प्रोग्राम के पहले से में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल की है इनके मामला हल करने के लिए। हाँ जी, आज भी एक मुलाकात हुई है पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, जितनी भी ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और ऑयल एडवाइजरी जो काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल है जो, उनके नुमाइंदगान से भी मुलाकात हुई है। उसमें आगरा के लोग भी बैठे हुए थे। अभी ये ट्रांजिशन का फेज शुरू हुआ है। इसमें जो डीलर्स कमीशन है, यानी कि जो पेट्रोल पंप का जो कमीशन है, वो भी इन्फ्लेशन के मुताबिक रीसेट होगा, और इसी तरीके से ओएमसीज का जो मार्जिन है वो भी रीसेट होना है अभी। तो सबसे बड़ा मसला आ रहा है जो इंटरनल फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, उसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा अनस्क्रूपलस एलिमेंट के तौर पे उन्होंने परफॉर्म किया है माजी में, और उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। हालांकि उन्होंने ये कह के पैसे बनाए हैं जी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान ये माल बेचा है, जबकि उन्होंने शायद पिंडी में ही बेच दिया है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है IFEM। तो उससे ये जो है ना डिस्ट्रैक्शंस, ये अभी इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये अभी टीचिंग प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन इसके हवाले से आज मीटिंग में काफी डिस्कशन हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि वो जो डीलर्स हैं, यानी जो पेट्रोल पंप वाले हजरात हैं, उनको भी वो लूप में लेंगे और बताएंगे। लेकिन ये जो बात है ना जी कि
उनका ये कहना कि जी फोर्टनाइटली बेसिस अच्छा। पे करें, वो बड़ा मार्जिन इन्हें मिल जाता था मैनुपुलेट करने में। यानी कि जो इनके पास टैंकर नीचे जो माल पड़ा हुआ है उसको मैनुपुलेट कर सकते थे, अब डे टू डे बेसिस पे ये मैनुपुलेशन नहीं कर पाएंगे। और ये जो है, जो इनका जायज हक है, जो मार्जिन हैं इनके, वो जो कमीशन हैं इनके, जो होने चाहिए वो इन्फ्लेशन के मुताबिक जो है वो रीसेट होने चाहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में इस तरफ अब आगरा जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक। हुमायूं साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि मीटिंग जो कॉल की गई है, हुकूमत कह रही है कि आपके एतराज़ात को दूर किया जाएगा। सर, आप लोगों के पास क्या फार्मूला है? क्या आप गवर्नमेंट को आप लोग कैसे मनाएंगे? और अगर फॉर एग्जाम्पल हुकूमत नहीं मानती तो फिर आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? वाकई आप लोग फिर स्ट्राइक करेंगे? यकीन करें, हम तो पंप बंद कर देंगे, हम चला ही नहीं सकते, हम कारोबार नहीं कर सकते। और दूसरी बात देखिए, गवर्नमेंट ने हमें कॉल ही नहीं की, हमें बुलाया नहीं है। मैं तो बाकायदा तौर पे रिटर्न में जो है ना मिनिस्टर से जो है ना मतलब टाइम मांगता था। देखो, हम स्टेक होल्डर हैं इस वक्त। ये जो अपना भाई बैठा हुआ है, इससे ये पूछ लो कि पेट्रोलियम सेक्टर में जिनके पेट्रोल पंप है और जो ओएमसी है, इस सेक्टर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त हमारी है। पेट्रोल पंप पे 100% नहीं होता तो किसी पे 90%, किसी पे 100%। ये हमारा पैसा लगा हुआ है, 95% पैसा जो है ना हमारा लगा हुआ है। तो इससे तो ये भी जरा पूछ लें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो हमें तो बुलाया नहीं, हमें तो इतिमाद में भी नहीं लिया। ये जो अभी हमें बुला रहे हैं, फैसला उन्होंने कर दिया, तो ये तो पहले भी हो सकता था। ये पहले हमें बुला लेता, हमारे से बात कर लेते, हमें मुतमईन कर लेता कि आपको हम ये चीजें देंगे, इस तरह हम आपको चलाएंगे, ये इसका मामला होगा। ये कैसा है? मतलब इन्होंने फैसले पहले कर लिए, अब जब हमने शोर डाल दिया तो वो कहते हैं कि आपको बुला लेंगे। अब बुला लेंगे तो फैसला तो हो गया, अब क्या बुला लेंगे? अब तो लड़ाई वाली एक बात होगी, सूरत हाल सारी ये हो गई। जब हम पंप चला ही नहीं सकते, कंपनी खुद सारे पंप खरीद लें, जितने भी हमारे पंप है ओएमसी खरीद लें, बस फिर ठीक है ना। फिर वो ये सिस्टम ठीक है जो ये बात कर रहे हैं ना ओएमसी वाले या रिफाइनरी वाले, जब ये सारे हमारे पंप परचेज कर लेगा, अपने कस्टडी में ले लेगा, कोको साइटें हो जाएंगी, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर हम फारिग हो जाएंगे, फिर कंपनियां चला लेंगी इतने सारे पंप। अच्छा, जब कंपनी की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर इनको मजा आएगा कि भाई क्या है, हमारा तो हक ही नहीं समझते ये। ठीक है। हुमायूं साहब, आप कह रहे हैं कि किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया, कोई मीटिंग कॉल के लिए आपको कोई दावत नहीं दी गई, कोई इनविटेशन नहीं आया, तो सर आप लोगों की डेडलाइन क्या है? क्योंकि आज हफ्ता है, फिर मंडे से तो यही इंप्लीमेंटेशन होगी इसी फार्मूले की, तो आप लोगों की डेडलाइन क्या है? हमारी डेडलाइन जो है ना ये ट्यूसडे का है। अच्छा, ट्यूसडे का, ठीक है। उसके बाद आप पेट्रोल पंप, ट्यूसडे को हम ऐलान करेंगे। जी जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ खालिद मुस्तफ़ा साहब ने प्रोग्राम किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।